नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का संतुलन। पृथ्वी की ऊष्मा का सर्वाधिक भाग सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकीर्ण होती है उसे लघु तरंग सौरिक विकिरण की संज्ञा दी जाती है। वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का केवल 14% अंश ही प्राप्त कर पाता है। वायुमंडल की अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय या पार्थिव विकिरण कहते हैं। स्पष्ट है कि पृथ्वी प्रत्यक्ष रूप में तथा वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप में सूर्य से सतत ऊष्मा प्राप्त करते रहते हैं। यद्यपि उनका ऊष्मा भंडार न तो सामान्य से अधिक हो पाता है और न कम। इससे आभास होता है कि पृथ्वी तथा वायुमंडल के ऊष्मा भंडार में सदैव संतुलन की स्थिति रहती है। अर्थात ये जितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं उतनी ही मात्रा में बाद में शून्य में लौटा देते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा बजट। सूर्य से जितनी ऊर्जा विकीर्ण होती है उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा पकिरणन, परावर्तन तथा अवशोषण के कारण कुछ भाग शून्य में लौटा दिया जाता है तथा कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिया जाता है। सूर्य से विकिरण ऊर्जा का 35% भाग मौलिक रूप में शून्य से वापस लौटा दिया जाता है। इसमें से 6% वायुमंडल से प्रकीर्णन द्वारा, 27% वायुमंडल में स्थित बादलों से परावर्तन द्वारा तथा 2% पृथ्वी की सतह से परावर्तन द्वारा शून्य में वापस लौट जाता है। अतः सौरिक ऊर्जा के इस 35% भाग का वायुमंडल तथा पृथ्वी को गर्म करने में कोई हाथ नहीं रहता। शेष 65% भाग से वायुमंडल द्वारा जलवाष्प, बादल, धूल कणों तथा स्थायी कुछ गैसों द्वारा 14% भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। इस तरह केवल 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है। इसमें से 24% भाग प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है तथा 17% विस्तृत दीवा प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त यही 51% ऊष्मा ही पृथ्वी की वास्तविक बजट है, यानी ऊष्मा बजट है जो सूर्य से प्राप्त हो रहा है। धरातल पर ऊष्मा संतुलन के लिए इस मात्रा की भी वापसी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि प्राप्त मात्रा से अधिक ह्रास होता है तो धरातल पर शीतलता आने लगती है और कम मात्रा खर्च होती है तो धरातल अत्यधिक गर्म होने लगता है। वायुमंडल की ऊष्मा बजट सौरिक ऊर्जा का 48% यानी 48% होती है। इसमें वायुमंडल की सौर्य विकिरण से 14% ऊर्जा का प्रत्यक्ष अवशोषण कर लिया जाता है तथा शेष 34 पृथ्वी से होने वाली दीर्घ तरंग विकिरण से प्राप्त करता है। पृथ्वी तथा वायुमंडल के ऊष्मा बजट को निम्न सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक आपके स्क्रीन पर भी है और दूसरा एक सारणी के द्वारा भी आपको अंत में बता दिया जाएगा, जिसमें प्रवेशी सौरिक विकिरण की मात्रा 100%, प्रकीर्ण तथा परावर्तन द्वारा क्षय सौरिक विकिरण जिसमें से पहला बादलों से,
27%, धरातल से परावर्तन 2% और शून्य में वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण 6%, यानी 35% तो परावर्तन में ही चला जाता है। शेष शोरिक विकिरण की मात्रा 65% जो है वो बचती है। प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त, अब पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 34% और विस्तृत दिवा प्रकाश से प्राप्त 17%, टोटल है 51%। अब वायुमंडल का जो ऊष्मा बजट है वो प्रवेशी सौरिक विकिरण 14% का प्रत्यक्ष अवशोषण जो है वो है 14% और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण द्वारा प्राप्त वो है 34%। इस प्रकार से ऊष्मा बजट जितना आया उतना वापस शून्य की ओर लौटा दिया गया। उपरोक्त विवरण के आधार पर पृथ्वी प्रवेशी सौरिक विकिरण का 51% भाग प्राप्त करती है, परंतु ऊष्मा की यह मात्रा धरातल पर सर्वत्र समान नहीं होती है। ऊष्मा की यह मात्रा मुख्य रूप से सूर्य की किरणों के तिरछेपन, दिन की अवधि, स्थल तथा जल के स्वभाव में अंतर तथा धरातल के विभिन्न रूपों पर आधारित होती है। अब ऊष्मा संतुलन। सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद पृथ्वी भी ऊर्जा का विकिरण करना प्रारंभ कर देती है ताकि धरातल पर ऊष्मा का लगातार संचय न हो सके। सूर्य के विपरीत पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। इसी पार्थिव विकिरण से वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है। इसे प्रभावी विकिरण भी कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सौरिक ऊर्जा का 51% भाग किसी न किसी रूप में शून्य तथा वायुमंडल में वापस लौटा देना होगा ताकि पृथ्वी का औसत वार्षिक तापक्रम सामान्य रह सके। 23% भाग का दरअसल से दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। इसका 17% भाग सीधे शून्य में चला जाता है। 6% भाग प्रभावी विकिरण के रूप में वायुमंडल को गर्म करता है। धरातल से 9% ऊष्मा विक्षोभ तथा संवहन के रूप में खर्च हो जाती है तथा शेष 19% ऊष्मा वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। इस प्रकार धरातल से 51% ऊष्मा वापस विकिरण हो जाती है, जिस कारण पृथ्वी की सतह पर प्रवेशी सौरिक विकिरण द्वारा प्राप्त ऊष्मा तथा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण द्वारा खर्च की गई ऊष्मा की मात्राएं समान हो जाती हैं, जिससे धरातल पर ऊष्मा संतुलन बना रहता है। वायुमंडल कुल 48% ऊष्मा प्राप्त करता है। 14% प्रवेशी सौरिक विकिरण से, 6% प्रभावी विकिरण से, 9% विक्षोभ तथा संवहन से एवं 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा से। वायुमंडल अपनी इस 48% ऊर्जा को शून्य में विकीर्ण कर देता है। इस तरह वायुमंडल तथा पृथ्वी द्वारा प्राप्त 65% ऊष्मा का 17% भाग पृथ्वी से तथा 48% भाग वायुमंडल से शून्य में वापस चला जाता है। पार्थिव ऊष्मा संतुलन। प्राप्त ऊर्जा है 51% और नष्ट ऊर्जा में 23% विकिरण द्वारा, 9% विक्षोभ तथा संवहन द्वारा, 19% वाष्पीकरण द्वारा, यानी कुल 51% प्राप्त की गई और नष्ट बराबर। वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन। प्राप्त ऊष्मा में 14% प्रवेशी सौरिक विकिरण से, 6% प्रभावी विकिरण से, 9% विक्षोभ तथा संवहन से और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा से, कुल है टोटल 48 और नष्ट ऊष्मा शून्य में विकिरण है 48%। अब है अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। समस्त भूतल का औसत वार्षिक तापक्रम
सदैव संवत रहता है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी विकिरण तथा पृथ्वी द्वारा बहिर्गामी विकिरण समान हो जाते हैं, परंतु पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त ऊष्मा तथा नष्ट ऊष्मा में समानता नहीं हो पाती। यद्यपि किसी भी अक्षांश का तापक्रम न तो सामान्य से नीचे हो जाता है, न अधिक हो रहा है, यह स्थिति ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण संभव हो पाती है। 37% उत्तर तथा 37 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच प्रवेशी विकिरण प्राप्त ऊष्मा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण नष्ट ऊष्मा से अधिक होता है, जिस कारण ऊष्मा अधिक हो जाती है। इसके विपरीत 37 डिग्री तथा ध्रुवों के बीच नष्ट ऊष्मा की मात्रा प्राप्त ऊष्मा से अधिक हो जाती है, जिस कारण ऊष्मा कम होने लगती है, परंतु अधिक ऊष्मा वाले क्षेत्र से ऊष्मा का स्थानांतरण कम ऊष्मा वाले भागों की ओर हो जाता है, जिस कारण अक्षांशीय ऊष्मा का संतुलन होता रहता है। ऊष्मा का स्थानांतरण वायुमंडलीय प्रवाह, हवाओं तथा सागरीय धाराओं द्वारा संपन्न होता है। इस प्रकार आपका ये ऊष्मा बजट का सेशन या चैप्टर या टॉपिक जो है वो समाप्त होता है।